आर्थवर्स मीडिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि कहानियों, डॉक्यूमेंट्री, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज, बिजनेस, भविष्य और असली जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। यहाँ आपको मिलेंगे क्लैपबोर्ड मूवी एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर, मनी बैग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, पृथ्वी रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, ओपन बुक डॉक्यूमेंट्रीज और हिडन स्टोरीज, फायर मोटिवेशन, सर्वाइवल और प्रैक्टिकल नॉलेज, मुखौटा, आर्थवर्स फेसेस, रियल इंडिया, रियल पर्सनालिटीज। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऐसी बिंज वर्थी कंटेंट बनाना है जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से समझने में मदद करे। सब्सक्राइब। कहानी की शुरुआत एक ओल्ड एज होम से होती है, जहां हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल एजकॉम्ब है। इस ओल्ड एज होम से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पॉल हर रोज सुबह यहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है। वह एक पहाड़ी पर बने पुराने घर के पास जाता है और उसकी खिड़की से अंदर झांकता है, जैसे वह अंदर किसी को देख रहा हो। फिर पॉल वापस ओल्ड एज होम लौट आता है, जहाँ सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। टीवी देखते समय पॉल इमोशनल हो जाता है, इसलिए उसकी दोस्त एलन उसे वहाँ से ले जाती है। दोनों खिड़की के पास एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। एलन समझ जाती है कि इस वीडियो ने पॉल की पुरानी यादें जगा दी हैं। वो पॉल से पूछती है कि क्या हुआ। तब पॉल अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि महामंदी के समय वह एक जेल गार्ड था। वह उन कैदियों की जेल संभालता था जिन्हें मौत की सजा मिलती थी। उस जेल की फर्श हरी टाइलों की थी, इसलिए उसे ग्रीन माइल कहा जाता था। अब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पर कोल्ड माउंटेन जेल में कैदियों से काम करवाया जा रहा होता है। तभी एक ट्रक आता है जिसमें एक नया कैदी होता है जिसे मौत की सजा मिली है। इसी बीच हम 44 साल के पॉल एजकॉम्ब को देखते हैं, जो दर्द से कराह रहा होता है। उसे यूरिन इन्फेक्शन है और वह टॉयलेट में है। तभी ब्रूट्स दरवाजा खटखटाकर बताता है कि नया कैदी आ गया है। पॉल और बाकी गार्ड उसे लेने की तैयारी करते हैं। कैदी ट्रक से उतरता है। पर्सी, जो घमंडी और क्रूर गार्ड है, चलते हुए पर्सी चिल्लाता है, चलती हुई लाश। ये सुनकर बाकी गार्ड नाराज हो जाते हैं। जैसे ही नया कैदी ब्लॉक में आता है, गार्ड और बाकी कैदी, खासकर डेल और बिटरबक, उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा है। लेकिन जब पॉल उसके चेहरे को देखता है तो उसे लगता है कि उसके चेहरे पर मासूमियत है। पर्सी उसे धक्का मारकर कोठरी में जाने को कहता है। पॉल गुस्से में पर्सी को वहां से हटकर बाकी गार्ड की मदद करने को कहता है। तभी डेल हंस देता है। पर्सी गुस्से में डेल के हाथ पर जोर से मारता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। पॉल पर्सी को डांटता है और उसे ब्लॉक से बाहर भेज देता है। पॉल कैदी की फाइल पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम जॉन कॉफी है। पॉल उसे बाकी गार्डों से मिलवाता है। कोठरी में जाने से पहले जॉन पॉल से विनती करता है कि उसके कमरे की लाइट बंद न करें, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसे कहता है कि गलियारे की लाइट हमेशा जलती रहती है। जैसे ही कोठरी का दरवाजा बंद होता है, जॉन उदास होकर कहता है, मैंने इसे वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड ऑफिस में लौट आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें एक मंदबुद्धि आदमी मिला है जिसे फांसी दी जाएगी। लेकिन हैरी कहता है कि वह जैसा भी हो, उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। फिर वह जॉन की फाइल पॉल को देता है। पॉल फाइल पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि लुइसियाना के एक गाँव में एक परिवार सदमे में है, क्योंकि उनकी 2 बेटियां गायब हो गई हैं। पड़ोसी और कई पुलिस अधिकारी भी उन लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। खोज के दौरान पिता को खून से सनी एक गुड़िया मिलती है। तभी अचानक उन्हें एक आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। ये आवाज जॉन की होती है। वह रो रहा होता है और उसके हाथों में 2 लड़कियां होती हैं, जिनके शरीर खून से लथपथ होते हैं। सब लोग उसके पास दौड़कर पहुंचते हैं। लड़कियों के पिता गुस्से में जॉन की बुरी तरह पिटाई करने लगते हैं। जॉन रोते हुए पुलिस अधिकारी से कहता है कि उसने इसे वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक पुलिस अधिकारी उसकी गर्दन पर शॉटगन रख देता है और कहता है कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर पॉल जैसे ही फाइल पढ़ना खत्म करने वाला होता है, तभी वार्डन हाल उसके पास आता है। वह पॉल को बताता है कि 20 मिनट पहले स्टेट कैपिटल से एक गुस्से भरा फोन आया था। हाल बताता है कि पर्सी गवर्नर की पत्नी का भतीजा है। पॉल उसे बताता है कि उस मतलबी और बेवकूफ पर्सी ने डेल की उंगलियां तोड़ दी। वह यह भी कहता है कि अगर पर्सी वहीं रहा तो वह दूसरे कैदियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन हाल पॉल से धैर्य रखने को कहता है। वह बताता है कि पर्सी जल्द ही यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसने ब्रायर रिज मेटल हॉस्पिटल में ज्यादा वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन किया है। पॉल सोचता है कि अगर पर्सी के पास इतने अच्छे संपर्क हैं, तो वह अभी भी यहाँ क्यों है। उसे लगता है कि पर्सी किसी कैदी को बिजली की कुर्सी पर तड़पते हुए देखना चाहता है। जाते जाते हाल पॉल से कहता है कि पर्सी को एक मौका दे दे। शायद एक बार संतुष्ट हो जाने पर वह खुद ही चला जाएगा, लेकिन तब तक पॉल को धैर्य रखना होगा। घर पर पॉल अपनी पत्नी जेन को जेल में हुई सारी बात बताता है और जॉन कॉफी के बारे में भी। वह अपने यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत करता है और दुखी होता
है कि इस दर्द की वजह से वह अपनी पत्नी से प्रेम भी नहीं कर पा रहा। जेन उसकी हालत समझती है और उसे दिलासा देती है। अगले दिन पॉल और डीन बिजली की कुर्सी साफ कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कोने से ब्रूट की हंसी सुनाई देती है। ब्रूट उन्हें बुलाता है और एक छोटा सा चूहा दिखाता है जो अलगाव कक्ष से बाहर आता है। वह चूहा डरता नहीं है और इंसानों के बीच आराम से घूमता है। ब्रूट उसे खाना खिलाता है। चूहा बिस्किट का टुकड़ा लेकर वापस एकांत कक्ष में चला जाता है। पॉल को चिंता होती है कि चूहा दीवारों में और छेद कर देगा, इसलिए वह दूसरे गार्ड को उसे पकड़ने के लिए कहता है। अलगाव कक्ष अब गोदाम जैसा बन चुका होता है। वे कमरे का सारा सामान बाहर निकाल देते हैं, लेकिन चूहा नहीं मिलता। अगले दिन जब पर्सी अपने बाल बना रहा होता है, तभी चूहा उसके पीछे दिखाई देता है। पर्सी गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए चीजें फेंकने लगता है, लेकिन चूहा फिर से भागकर एकांत कक्ष में छिप जाता है। पर्सी गुस्से में एकांत कक्ष का दरवाजा खोलता है और चूहे को ढूंढने के लिए कमरे का सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। तभी पॉल और ब्रूट वहां आते हैं और देखते हैं कि पर्सी क्या कर रहा है। उन्हें पता होता है कि पर्सी को चूहा नहीं मिलेगा। इस शोर से कैदी डर जाते हैं। पॉल चाहता है कि पर्सी शांत हो जाए और कैदियों को और ज्यादा परेशान न करे। पर्सी शांत होने से मना कर देता है। वह चुप नहीं होता और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके ब्रूट को नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है। यह सुनकर ब्रूट गुस्से में आ जाता है और उसे घेर लेता है। पॉल बीच में आता है और ब्रूट को शांत करने की कोशिश करता है। फिर पॉल पर्सी को चेतावनी देता है कि वह जानता है उसके संपर्क कौन है और अगर उसने दोबारा धमकी दी तो वह उसे खत्म कर देगा। अगले दिन पॉल और बाकी अधिकारी बिटरबग की फांसी का अभ्यास करते हैं। वे जेल के एक चौकीदार से पूछते हैं, जिसका नाम ट्वोटूथ है, कि वह अभ्यास के लिए आगे आए। उस रात बिटरबग के सिर के ऊपर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं। वह अपनी फांसी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है और अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करता है। पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर बिटरबग को बिजली की कुर्सी पर ले जाया जाता है। ब्रूट उसके सिर पर एक गीला स्पंज रख देता है ताकि बिजली सीधे उसके दिमाग तक पहुंचे और मौत जल्दी हो जाए। रात के ठीक 10 बजे ब्रूट अधिकारियों को बिजली का लीवर खींचने का आदेश देता है। बिजली लगते ही बिटरबग का शरीर जलने लगता है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। इस पूरे समय पर्सी उसे छोटे कमरे के अंदर से देखता रहता है। फांसी खत्म होने के बाद पर्सी बिटरबग के शरीर से बात करता है। वह मजाक में कहता है कि उसे नरक से एक कार्ड भेजना। इसके बाद पॉल उसे बताता है कि उसे उसके नौकरी के आवेदन के बारे में पता चल गया है, जो ब्रायर रिज पागल खाने में है। पर्सी यह मान लेता है और वादा करता है कि अगर उसे एक बार कैदियों को फांसी देने का प्रभारी बनने का मौका मिले तो वह यहाँ से चला जाएगा, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही क्यों ना हो। पॉल सोचता है कि अगर पर्सी अगली सुबह अपना रवैया ठीक रखे तो वह उसकी यह इच्छा पूरी कर सकता है। जब पॉल अपनी डेस्क पर बैठा होता है, तभी उसे एक कैदी की तेज हंसी सुनाई देती है। पॉल जाकर देखता है कि डेल उस छोटे चूहे को पालतू बना रहा है। डेल बहुत खुश होता है और उसने चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रख दिया है। वह उसे छोटे छोटे करतब भी सिखाता है। पर्सी भी यह देखने आता है और इस बार उसका व्यवहार पहले से बेहतर होता है। वह कहता है कि वह दोपहर में चूहे के लिए सिगार का डिब्बा ढूंढ कर लाएगा। तभी पॉल को वार्डन बुलाता है। वह उसे बताता है कि कल एक नया कैदी आने वाला है, जिसका नाम विलियम वार्टन है। उसे 3 लोगों की हत्या के लिए मौत की सजा मिली है, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इसके बाद हाल पॉल को बताता है कि उसकी पत्नी मेलिंडा के सिर में ट्यूमर है। यह ट्यूमर नींबू के आकार का था। डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि यह बहुत गहरा था। हैल अपनी पत्नी को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह उस रात मरने वाली है। सुबह पॉल उठा और बाथरूम जाने के लिए उठा। उसे अपने संक्रमण की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। वह लकड़ी के ढेर के पास पेशाब करता है और दर्द में वहीं लेट जाता है। सुबह पॉल अपनी पत्नी से कहता है कि उसका संक्रमण बढ़ रहा है और वह डॉक्टर को दिखाना चाहता है। इसी बीच नया कैदी वार्टन आ जाता है। हैरी, डीन और पर्सी उसे मानसिक अस्पताल से लेकर आते हैं। साफ दिख रहा होता है कि वह नशे में है। पॉल ग्रीन माइल के क्वार्टर में उनका इंतजार कर रहा होता है। जॉन सलाखों के पीछे से उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वार्टन अचानक पर्सी के चेहरे पर कोहनी मारता है और अपनी हथकड़ी से डीन का गला घोंटने लगता है। पॉल डीन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वार्टन अपना घुटना पॉल की कमर पर रख देता है। पॉल उठकर बंदूक तानता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता क्योंकि डीन बहुत पास होता है। पॉल पर्सी को वार्टन को मारने का आदेश देता है, लेकिन पर्सी कुछ नहीं करता और बस खड़ा रहता है। तभी ब्रूट आता है और वार्टन के सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वार्टन को सेल में बंद करने के बाद पॉल, ब्रूट और पर्सी को घायल अधिकारियों को अस्पताल ले जाने और वार्डन के लिए रिपोर्ट लिखने को कहता है। पॉल को अपने संक्रमण की वजह से बहुत दर्द हो रहा होता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी जॉन उसे अपनी कोठरी के पास आने को कहता है। अचानक जॉन उसे पकड़ लेता है और पॉल के गुप्तांग को दबा देता है। डेल ये देखकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुनता। तभी जॉन की कोठरी की रोशनी तेज चमकती है और सब शांत हो जाता है। जॉन पॉल को छोड़ देता है। जैसे ही जॉन खांसता है, उसके मुंह से मच्छरों जैसे छोटे छोटे कीटाणुओं का एक बादल निकलता है और हवा में तैरने लगता है। गायब होने से पहले पॉल उससे पूछता है कि उसने
उसने उसके साथ क्या किया। जॉन कहता है मैंने मदद की और सो जाता है। पॉल उलझन में होता है, फिर बाथरूम जाता है। चमत्कारिक रूप से उसका संक्रमण गायब हो चुका होता है और वह राहत महसूस करता है। घर लौटकर पॉल पूरी रात अपनी पत्नी के साथ प्रेम कर पाता है। वह उसे बताता है कि वह डॉक्टर के पास नहीं गया था, जॉन ने उसका संक्रमण ठीक कर दिया। इसके बाद पॉल ब्रूट को फोन करके बताता है कि वह छुट्टी लेना चाहता है। उसका इरादा है कि वह जॉन के पुराने वकील बर्ट हैमरस्मिथ से मिलकर उसका एहसान चुकाए। पॉल बर्ट से मिलता है और उससे कहता है कि वह जॉन को नया मुकदमा दिलाने में मदद करे। पॉल को लगता है कि जॉन निर्दोष है। हैमरस्मिथ पॉल को अपने कुत्ते के बारे में बताता है जो कुछ समय पहले अचानक बिना किसी कारण के उसके बेटे पर हमला कर बैठा था, जबकि वे हमेशा सोचते थे कि वह कुत्ता बहुत अच्छा है। हैमरस्मिथ फिर भी अपने कुत्ते को गोली मारकर खत्म कर देता है। वह पॉल से कहता है कि कुत्ते और जॉन में कोई फर्क नहीं है। अगले दिन पॉल धन्यवाद के तौर पर जॉन के लिए कॉर्न ब्रेड लाता है जो उसकी पत्नी ने बनाया था। जॉन खुश हो जाता है और वह ब्रेड डेल और मिस्टर जिंगल्स के साथ बांटता है। वार्टन को उम्मीद होती है कि जॉन उसके साथ भी ब्रेड बांटेगा, लेकिन जॉन थोड़ा सा बचाकर रख लेता है। बाद में वार्टन पर्सी पर हमला करता है। वह उसकी कोठरी के पीछे से उसका गला घोंट देता है और उसके गुप्तांग को तब तक दबाता है जब तक पर्सी अपनी पैंट में पेशाब नहीं कर देता। डेल पर्सी पर हंसता है जिससे पर्सी और नाराज हो जाता है और उसे सजा देने की ठान लेता है। वार्टन को एकांत कोठरी में डाल दिया जाता है। अगले दिन डेल को उसकी फांसी का समय बताया जाता है। डेल अधिकारियों से कहता है कि वे उसके चूहे का ध्यान रखें। पॉल और ब्रूट्स कहते हैं कि चूहे को सर्कस ले जाया जाएगा, लेकिन तभी मिस्टर जिंगल्स कोठरी से बाहर भागता है और पर्सी, जो अब भी डेल से नाराज है, उसे पैर से कुचल देता है क्योंकि डेल ने उसका मजाक उड़ाया था। डेल सदमे में चला जाता है। जॉन पॉल से कहता है कि मिस्टर जिंगल्स को उठाकर उसके हाथ में रखे। जैसे ही जॉन उसके ऊपर फूंक मारता है, उसका हाथ तेज चमकने लगता है। मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा हो जाता है और डेल के पास लौट आता है। अधिकारी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। एक बरसात भरी रात में डेल की फांसी का समय आ जाता है। जैसे ही डेल को बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाता है, पर्सी जानबूझकर स्पंज को गीला नहीं करता। पॉल को शक होता है। जब वह देखता है कि फर्श पर पानी की कोई बूंद नहीं है तो वह फांसी रोकना चाहता है, लेकिन पर्सी जल्दी से अधिकारी को लीवर खींचने का इशारा कर देता है। डेल दर्द से चिल्लाने लगता है। वार्टन पागलों की तरह अपनी कोठरी में गाना गाने लगता है। जॉन डेल का दर्द महसूस कर रहा होता है। मिस्टर जिंगल्स जॉन के हाथ से छूटकर दूसरी कोठरी में भाग जाता है। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग डर जाते हैं। ब्रूट पॉल से बिजली बंद करने को कहता है, लेकिन पॉल मना कर देता है क्योंकि इससे डेल को और ज्यादा दर्द होगा। जब पर्सी देखता है कि डेल के शरीर में आग लग गई है तो वह डर कर अपना चेहरा घुमा लेता है, लेकिन पॉल उसे मजबूर करता है कि वह देखे कि उसने डेल के साथ क्या किया है। फांसी के बाद पर्सी कहता है कि उसे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए। ब्रूट गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। तभी वार्डन गुस्से में अंदर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। पॉल कहता है कि यह सब पर्सी की नासमझी की वजह से हुआ। पॉल उसे पर्सी के वादे के बारे में बताता है कि इसके बाद वह ब्रायर रिज चला जाएगा। जब पॉल अपने ब्लॉक में जाता है तो जॉन उसे बताता है कि वह डेल का सारा दर्द महसूस कर सकता है। मिस्टर जिंगल्स भी इस दर्द को उसके जरिए महसूस कर सकता था। अगले दिन पॉल और उसकी पत्नी हाल के घर उसकी पत्नी को देखने जाते हैं। हाल पॉल को बताता है कि उसकी पत्नी की हालत बिगड़ रही है। वह पहले जैसी नहीं रही। वह बहुत गालियां देती है और अक्सर स्तब्ध और भ्रमित रहती है। बाद में उसी रात पॉल जेन को बताता है कि वह बाकी गार्ड्स को अपने घर बुलाना चाहता है। अगले दिन पॉल के घर पर पॉल उनसे मिस्टर जिंगल्स को जॉन द्वारा ठीक किए जाने के बारे में उनकी राय पूछता है। पॉल उन्हें यह भी बताता है कि उसका इन्फेक्शन जॉन की क्षमता की वजह से ठीक हो गया। फिर पॉल जॉन को चुपके से घर ले जाने का प्लान बताता है ताकि हाल की पत्नी की बीमारी ठीक की जा सके। शुरू में वे लोग मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि अगर पकड़े जाते तो किसी कैदी को जेल से बाहर ले जाने के कारण उन्हें जेल हो सकती थी, लेकिन पॉल उन्हें मना लेता है कि यह मिशन सीक्रेट रखा जाएगा ताकि वार्टन और पर्सी को कुछ पता न चले। पॉल वार्टन को एक ड्रिंक देता है जिसमें नींद की गोलियां मिली होती हैं। फिर वे पर्सी को उसके कामों की सजा के तौर पर एकांत कोठरी में बंद कर देते हैं। डेल की फांसी के दौरान जॉन को उसकी कोठरी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही वे ग्रीन माइल से निकलने वाले होते हैं, नशे में धुत वार्टन जॉन का हाथ पकड़ लेता है। जॉन को वार्टन के सारे अपराध दिखाई देने लगते हैं। पॉल तुरंत वार्टन के हाथ से जॉन का हाथ छुड़ाता है और जॉन को ग्रीन माइल से बाहर ले जाकर अपनी ट्रक में बैठा देता है। वे लोग हैल के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे हैल के घर पहुंचते हैं तो हैल उन्हें शॉटगन से धमकाता है। उसे लगता है कि जेल में दंगा या भागने की कोशिश हो रही है। जब जॉन मेलिंडा को देखने ऊपर जाता है, पॉल धीरे धीरे माहौल शांत करता है। जैसे ही जॉन मेलिंडा के चेहरे के पास जाता है, उसके मुंह से कुछ निकलकर जॉन के मुंह में चला जाता है। कमरे की रोशनी अचानक तेज हो जाती है और एक छोटा सा भूकंप भी आता है। जॉन खांसता है और गिरकर मेलिंडा से अपना संपर्क तोड़ देता है। मेलिंडा उठकर बैठ जाती है। वह अब काफी स्वस्थ है और उसे एक्सरे से पहले की कोई बात याद नहीं है। हैल अपनी पत्नी के ठीक होने की खुशी में रोने लगता है। जॉन फिर से खांसता है, लेकिन इस बार वह पहले की तरह कीटाणुओं को बाहर नहीं निकाल पाता। उपहार के रूप में मेलिंडा उन्हें
उन्हें कॉफी और सेंट क्रिस्टोफर द हीलर का एक पेंडेंट देती है। इसके बाद वे लोग वापस जेल लौट आते हैं, लेकिन जॉन अभी भी उस अनुभव की वजह से काफी कमजोर और अस्वस्थ है। जब डीन बताता है कि वार्टन लगभग होश में आ गया है तो वे जल्दी से जॉन को उसकी कोठरी में वापस भेज देते हैं। पर्सी को भी एकांतवास से बाहर निकाला जाता है। वह चिड़चिड़ा दिखाई देता है। पॉल उसे सलाह देता है कि वह इसे एक मर्द की तरह ले। पर्सी कहता है वह इस बारे में सोचेगा। बाकी सभी लोग अब भी चिंतित हैं। पर्सी कहता है कि वह एक दिन इसका जिक्र करेगा, लेकिन यह बात फिर कभी के लिए छोड़ देता है। जैसे ही पर्सी मुड़कर जाने लगता है, जॉन उसे सलाखों के बीच से पकड़ लेता है, अपना चेहरा उसके चेहरे से सटाता है और बीजाणु सीधे पर्सी के मुंह में छोड़ देता है, फिर उसे छोड़ देता है। पर्सी हैरान रह जाता है और वार्टन की कोठरी की तरफ बढ़ता है। अभी अभी पहुंचे वार्टन उसे ताना मारता है और एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी पर्सी अपनी बंदूक निकालता है और वार्टन की छाती में गोली मार देता है। बाकी गार्ड तुरंत पर्सी को घेर लेते हैं। पर्सी पीछे झुक जाता है और खांसते हुए काले बीजाणुओं का आखिरी हिस्सा बाहर निकाल देता है। पॉल जॉन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉन बताता है कि वार्टन और पर्सी बुरे आदमी थे और उसने उन्हें इसकी सजा दी। फिर जॉन पॉल से कहता है कि उसे खुद देखना चाहिए और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दूसरे गार्ड मना करते हैं, लेकिन पॉल फिर भी जॉन का हाथ पकड़ लेता है। अचानक पॉल को वार्टन की यादें दिखने लगती हैं। जॉन बताता है वार्टन एक फार्म पर काम करता था जहां वहीं 2 लड़कियां भी रहती थीं। एक रात वह चुपके से उनके कमरे में घुस गया और उनका अपहरण कर लिया। उसने उन्हें धमकी दी, अगर एक चीखी तो वह दूसरी को मार देगा। तभी पॉल को सच्चाई समझ आती है कि उन्हीं 2 लड़कियों के मर्डर के लिए जॉन कॉफी को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। जॉन की यादों के जरिए पॉल देखता है कि वार्टन ने ही उन दोनों लड़कियों को मार डाला क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करती थीं। ये सब देखकर पॉल हिल जाता है और इन भयानक तस्वीरों से परेशान हो जाता है। यह सदमा उसे थका देता है। तभी हैल और पुलिस ग्रीन माइल पर पहुंचते हैं जहां पर्सी बेहोश पड़ा होता है। जांच के बाद हैल पॉल से कहता है कि वह उसकी और उसके साथियों की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी नौकरी ही क्यों न खोनी पड़े। लेकिन वह जानना चाहता है क्या यह सब उसके घर पर हुई घटना से जुड़ा है। पॉल साफ इनकार कर देता है। पर्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विडंबना देखिए, उसे उसी मानसिक अस्पताल भेजा जाता है जहां उसे पहले नौकरी करनी थी। उसे उसी कमरे में रखा जाता है जहां से उसने वार्टन को उठाया था। शायद अब उसे अपनी पूरी जिंदगी वहीं बितानी है। अब पॉल उलझन में है क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी है कि जॉन निर्दोष है। उस रात पॉल अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि वह जॉन से बात करे और जाने कि वह खुद क्या चाहता है। अगले दिन पॉल और बाकी गार्ड जॉन से पूछते हैं क्या वह रिहा होना चाहता है, लेकिन जॉन भागना नहीं चाहता क्योंकि वह उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। पॉल पूछता है कि वह भगवान के सामने एक निर्दोष आदमी को फांसी देने को कैसे सही ठहरा सकता है। जॉन उसे शांत करता है और कहता है चिंता मत करो। वह बताता है कि ठीक करने की शक्ति के साथ वह अपने आसपास के हर इंसान का दर्द भी महसूस करता है और वह अब इस दर्द और अंधेरे में जीना नहीं चाहता। इसीलिए उसके लिए फांसी एक तरह की दया होगी, भले ही उसने कोई अपराध न किया हो। फांसी से पहले पॉल जॉन से पूछता है क्या वह कोई आखिरी इच्छा बताना चाहता है। जॉन कहता है कि वह हमेशा से एक फिल्म देखना चाहता था। तब वे लोग एक फिल्म प्रोजेक्टर और फिल्म ले आते हैं, वही फिल्म जो एक बूढ़ा पॉल फिल्म की शुरुआत में देख रहा था। उसी फिल्म ने पॉल की सारी यादें ताजा कर दी, खासकर तब जब फ्रेड एस्टेयर टू हेवन पर डांस कर रहा था। जॉन हैरानी से यह सब देखता रहता है। आखिरकार जॉन की फांसी का दिन आ जाता है। पॉल को मजबूर किया जाता है कि वह जॉन का पेंडेंट उतार ले, लेकिन पॉल कसम खाता है कि वह मरने के बाद ये उसे वापस देगा। पहरेदार जॉन को ऑडिटोरियम में ले जाते हैं जहां जॉन को दर्शकों से तीव्र दुश्मनी महसूस होती है। उनमें मारी गई लड़कियों के माता पिता भी होते हैं जो उस पर गालियों की बौछार कर रहे होते हैं। ब्रूट्स जॉन से कहता है कि वह अपने दोस्त पहरेदारों पर ध्यान लगाए। गार्ड रो रहे होते हैं क्योंकि वे जॉन को कुर्सी से बंधा देख रहे हैं। पॉल अपना चेहरा नहीं ढकता क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। वह दोबारा चेक करता है कि स्पंज पूरी तरह गीला है, फिर कैप लगा देता है। पॉल एक कदम आगे बढ़ता है, जॉन से हाथ मिलाता है और कुर्सी चालू करने का आदेश दे देता है। उसी पल पॉल को फिर जॉन की आवाज सुनाई देती है। इस बार जॉन कहता है कि उसने उन्हें उनके प्यार से मार डाला। इसके बाद पॉल पेंडेंट अपने गले में पहन लेता है। ये पॉल और ब्रूट्स का आखिरी एग्जीक्यूशन था। जॉन के बाद उन्हें एक युवा सुधार गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि बाकी गार्ड ग्रीन माइल पर काम करते रहते हैं। एलन को लगता है कि पॉल के पास एक बहुत अजीब कहानी है। पॉल एलन को जंगल की यात्रा पर ले जाता है जहाँ वे एक केबिन तक पहुँचते हैं। एलन हैरान रह जाती है जब वह मिस्टर जिंगल्स को जिंदा देखती है। फ्लैशबैक में पॉल जॉन कॉफी के एग्जीक्यूशन के बाद माइल पर लौटता है और उसी चूहे को फिर पा लेता है जिसे वह तब से अपने पास रखे हुए है। पॉल बताता है कि वह 108 साल का है और जॉन कॉफी, वह कहता है कि शायद मिस्टर जिंगल्स को लंबी उम्र मिलना एक एक्सीडेंट था जब जॉन ने उसे डेल की फांसी के दौरान पकड़ा था। डेल ने गलती से चूहे को लंबी जिंदगी का वरदान दे दिया और वही शक्ति पॉल को मिली जब उसने जॉन का हाथ पकड़ा था। वार्टन की मौत के बाद पॉल मानता है कि यह उसकी सजा है कि उसने ईश्वर का एक सच्चा चमत्कार देखा। अब उसे जीते रहना होगा और अपने सभी अपनों को, यहाँ तक कि एलन को भी बूढ़ा होते और मरते हुए देखना होगा उससे पहले कि उसकी खुद की मौत आए। वह पहले ही अपने सभी दोस्तों
बरसों से ज्यादा जी चुका है। माइल हॉल, मेलिंडा, उसकी पत्नी और उनका बेटा भी पॉल को एलन के अंतिम संस्कार में देखा गया था। वह अब सोच रहा है कि उसके पास जीने के लिए और कितना समय बचा है। उसे पूरा यकीन है कि एक दिन वह जरूर मरेगा, लेकिन अगर भगवान एक छोटे से चूहे की उम्र इतने सालों तक बढ़ा सकता है तो आखिर उसे और कितने साल जीना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह